साथ हम शुरुआत करेंगे वर्ल्ड वॉर वन की, प्रथम विश्व युद्ध की, जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ। लगभग 4 साल चला ये ब्लडी वॉर, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली और पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पर जाने से पहले हमें 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में चर्चा करनी है। तो मूल रूप से हम विश्व युद्ध को डिस्कस करें उसके पहले हम 3 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेंगे, जैसे कि 1914 1914 जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय यूरोप में क्या सिचुएशन थी, यूरोप किस स्थिति में था। दूसरी बात, यूरोप 1914 में जिस स्थिति में था उसके लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे। पहली बात कि 1914 में जब यूरोप में ये वॉर छिड़ता है तो आखिर यूरोप किस स्थिति में था, और दूसरा इस स्थिति के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 1914 के पहले ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के लिए आधार तैयार कर दिया, जिन्होंने इंस्टिगेट किया सभी नेशंस को कि वो आपस में इतनी बुरी तरह लड़ जाएं कि वो युद्ध खत्म होने का नाम ही ना ले। इन 3 महत्वपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें काफी डिटेल एनालिसिस हमें करना होगा। शुरुआत करते हैं कि 1914 का यूरोप कैसा था या दुनिया कैसी थी। 3 महत्वपूर्ण बातों पर हमें इस मुख्य बिंदु में चर्चा करनी है। पहली बात यह है कि यूरोप अभी भी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था, अभी भी यूरोप की जो पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी और पूरी दुनिया पर यूरोप का प्रभाव था। 1914 की हम बात कर रहे हैं, जो कि काफी लंबे समय से बना हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था दुनिया का वो काफी वैलिड था, कैसे वैलिड था उस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 1880 के बाद 1880 के बाद इंपीरियल एक्सपेंशन तेज हो गया था, सभी देश कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। देखिए, हमने बात की थी इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन की, जो कि 1871 के दौरान लगभग कंप्लीट हो चुका था, और उसके बाद इटली और जर्मनी भी इस कॉलोनियल एक्सपेंशन या फिर इंपीरियल एक्सपेंशन के दौर में शामिल हो गए थे। तो इन तीनों पॉइंट्स पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, यूरोप अभी भी दुनिया के अन्य हिस्सों को डोमिनेट कर रहा था। दो यूरोप स्टिल डोमिनेट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पावर लाइक यूएस एंड जापान हैड अराइजन आउटसाइड यूरोप टू। मुद्दा यह है कि यूरोप डोमिनेट कर रहा था, लेकिन कुछ अन्य शक्तियां भी थी जो कि यूरोप के बाहर अपने पांव पसार रही थी, जैसे कि यूएसए, वो भी स्ट्रांग हो रहा था क्योंकि सिविल वॉर के बाद यूएसए में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो गया था, और 1890 के दशक के बाद जापान में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज हो गया था। तो ये दोनों शक्तियां थी, एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे यूएसए यूरोप के इतर, और एशिया में जापान, ये दोनों काफी तेजी से उभर रहे थे। मोर ओवर विद इन यूरोप के अंदर ऐसा नहीं कि सारे देश बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे, कुछ एक देश थे जो कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, जो शक्तिशाली थे हर तौर पर, मिलिटरी, नेवल पर्सपेक्टिव से, या फिर उनका इंपीरियल एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा था। और इन देशों में नाम लिया जा सकता है जर्मनी का, फ्रांस का, ब्रिटेन का। ये तीनों बहुत ही मेजर पावर्स थी और ये पूरे यूरोप की पॉलिटिक्स को डिटरमाइन कर रहे थे। 1914 की हम बात कर रहे हैं, जिस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, उस समय ये शक्तियां बहुत ही अच्छी स्थिति में थी। रेस्ट ऑफ द यूरोप वाज स्टिल इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, और यूरोप का अन्य हिस्सा अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडल्ज था और वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा था इकोनॉमिकली। बाय 1914 जर्मनी वाज अहेड ऑफ ब्रिटेन इन प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन से हमारा मतलब कच्चे लोहे से है, स्टील। देखिए, जो जर्मनी था 1914 में ब्रिटेन से पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा और स्टील के मायने में आगे था, उसके प्रोडक्शन में आगे था, लेकिन वो अभी भी कोल के प्रोडक्शन में पीछे था ब्रिटेन से, और कोल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी था, तो इसके बिना हर सेक्टर काफी पीछे जा रहा था। ऑन द अदर हैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम एंड ऑस्ट्रिया हंगरी वर वेल बिहाइंड ब्रिटेन एंड जर्मनी। और जो फ्रांस, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर्स थे, ये अभी भी ब्रिटेन और जर्मनी से काफी पीछे थे। यानी कि जो दो कंटेंडिंग पावर्स थी, एक और था ब्रिटेन और दूसरी ओर जर्मनी, ये दोनों कंपीटिंग सिचुएशन में थे। 1914 की बात कर रहे हैं। रशिया तो अभी भी काफी पीछे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ नहीं था। एक्चुअली में वहां पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही स्टार्ट होता है बहुत अच्छी तरीके से। 1914 में रशियन इंडस्ट्री वाज एक्सपेंडिंग रैपिडली, बट स्टिल इट्स इकोनॉमी वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल। वैसे तो वहां पर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां की इकोनॉमी अभी भी एग्रीकल्चर डोमिनेटेड थी, और उनकी इकोनॉमी जर्मनी और ब्रिटेन से बहुत पीछे थी। रशिया में पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा था, एक रशियन रेवोल्यूशन 1905 में होता है, अगला 1917 में होता है, जिसके बाद रशिया में पूरा जो राजनीतिक पहलू था वो बदल जाता है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूरोप, यूं तो दुनिया के अन्य हिस्सों में हम बात कर रहे हैं पूर्व की ओर तो जापान और पश्चिम की ओर यूएसए, ये शक्तियां उभर तो रही थी, लेकिन अभी भी यूरोप पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था। तो ये तो है 1914 की स्थिति। आउटसाइड यूरोप, अगर हम यूरोप के बाहर की बात करें तो यूएसए और जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन 1870 के बाद शुरू हो गया था, और 1914 तक यूएस भी बहुत बड़ी मात्रा में पिग आयरन यानी कि कच्चे लोहे का उत्पादन करना शुरू कर चुका था, स्टील, कोल। मतलब इनफैक्ट जर्मनी और ब्रिटेन की तुलना में इनकी भी स्थिति काफी अच्छी थी, ये भी बड़ी मात्रा में आयरन, स्टील और कोल का प्रोडक्शन कर रहे थे। उसके साथ ही साथ 1823 में मुनरो डॉक्ट्रिन को अडॉप्ट किया गया था। मुनरो डॉक्ट्रिन के तहत ये कहा गया था कि यूरोपियन पावर्स अपने में जो करना है करें, लेकिन वो यूएसए के बैकयार्ड में आके कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। यूएसए ने इस आधार पर साफ इंडिकेट कर दिया था कि पैसिफिक रीजन के जो आइलैंड्स हैं या फिर साउथ अमेरिका की जो लोकेशन है, वहां पर जो यूरोपियन पावर्स हैं वो वहां पर जाकर इंडल्ज ना हो, और उसे उन्होंने अपना, यूएसए ने अपना बैकयार्ड डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने खुद भी अपना एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था, और 1914 तक अमेरिका ने आसपास के बहुत सारे हिस्सों पर, आइलैंड्स पर अपना कब्जा जमा लिया था, तो उनके पास भी बहुत बड़ी टेरिटरी थी। हालांकि तब तक अमेरिका ने अपने आप को यूरोपियन अफेयर्स से अलग ही रखा था, ये लोग लड़ते रहते थे, जो मर्जी आए करें, अमेरिका ने कभी इंटरवीन नहीं किया। अमेरिका ने पहली बार यूरोपियन अफेयर्स में इंटरवीन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही किया था। उसके पहले तक कितने सारे वॉर्स हुए, कितने सारे क्राइसिस आए, लेकिन अमेरिका ने ना तो किसी को फेवर किया और ना ही यहाँ पर इंडल्ज होने की कोशिश की। कौन कौन से अफेयर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले आए उन पर भी हम चर्चा भी करेंगे। जापान भी टेक्सटाइल का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। इसने 1904-05 के वॉर में, जो कि रशियो जापानीज वॉर था, उसमें रशिया को हराया भी था, और उसके बाद जो जापान था उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में एशिया में देखा जाने लगा था। जापान का जो इंपीरियलिज्म था वो चाइना की ओर डायरेक्ट हो चुका था, वो चाइना की ज्यादा टेरिटरीज को कब्जे में ले रहे थे। मंचूरिया की जो लोकेशन थी उसे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। जब हम कोलोनाइजेशन की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने डिस्कस भी किया था। यूएस की जो पॉलिसी थी अपीजमेंट की, जापान को काफी फेवर किया जा रहा था यूएसए के द्वारा, और इसकी वजह से ही जो जापान था वो एक बहुत बड़ा राइवल बन चुका था पैसिफिक रीजन में यूरोपियन पावर्स थी उनके खिलाफ। दस बाय 1914 यूएस एंड जापान बोथ हैड इमर्ज्ड एज इंपीरियलिस्ट पावर, और यही कारण है कि यूरोप में जो शक्तियां थी उनके इतर यूएस और जापान दोनों ही बड़े इंपीरियलिस्ट पावर के रूप में 1914 तक इमर्ज होकर आ चुके थे। हम बात कर रहे हैं कि 1914 में यूरोप
यूरोप में या फिर दुनिया के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई थी, जिस परिदृश्य में, जिस पृष्ठभूमि में ये युद्ध लड़ा गया। अब देखिए पॉलिटिकल सिस्टम जो था दुनिया का वो बहुत अलग तरीके का था, जैसे कि यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस, वहां पर किसी न किसी रूप में डेमोक्रेसी थी। जर्मनी में यूं तो लोअर हाउस था, लेकिन जो सारी शक्तियां थी वो चांसलर के हाथ में हुआ करती थी और जो वहां के राजा होते थे उनके हाथ में होती थी। इटली में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तो थी, लेकिन वोट करने का अधिकार केवल कुछ धनी व्यक्तियों को ही हुआ करता था। जापान में मेजी रिस्टोरेशन के बाद, जब मेजी जो राजवंश है वहां पर सत्ता में आ जाता है 1868 के बाद, तो 1889 में वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया जिसके तहत एक लोअर हाउस डाइट का निर्माण किया गया। लेकिन जो डाइट थी उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स थे और वहां पर भी जो वोट देने का अधिकार था वो बहुत कम पॉपुलेशन को था, महज 3% लोग वोट दे सकते थे। और जो रियल पावर थी, जो वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक शक्ति थी, वो अभी भी जापान में आर्मी, नेवी और एम्परर यानी कि जो वहां के शासक थे उनके हाथों में हुआ करती थी। तो हमने देखा कि पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया के अन्य हिस्सों में अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। जैसे आज दुनिया के लगभग एक बहुत बड़े हिस्से में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जनरली आपस में कॉन्फ्लिक्ट में जाती नहीं है, ऐसा देखा जाता है। ऐसे कई सिद्धांत भी हैं, हालांकि वेल प्रूफ नहीं है। कई बार ये डेमोक्रेटिक नेशंस भी आपस में उलझ जाते हैं, बट मोर और लेस अगर एक आइडियोलॉजी की सरकार बनी हुई है तो वो आपस में उलझते नहीं है। लेकिन यहाँ पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की सरकार सत्ता में थी, तो डेफिनेटली अगर उलझन होती है, अगर एक दूसरे की खिलाफत करने की स्थिति आती है तो खुलकर खिलाफत करेंगे। तो ये भी एक पृष्ठभूमि थी, बनी हुई थी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो काफी वैरिड था, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम था। 1880 के बाद इंपीरियल जो एक्सपेंशन था वो तेज हो गया था। इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ 1871 के दौरान, तो उसके बाद ये दोनों भी, ये जो इंपीरियल एक्सपेंशन का दौर था उसमें शामिल हो गए और ये तेज हो गया। तेज होने के बाद इसके लिए कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गए, क्योंकि देखिए उसके पहले तक, मतलब हम बात करें 1800 या फिर 1750 के पहले तक दुनिया में बहुत लैंड थी, पूरा अमेरिका, पूरा अफ्रीका खाली पड़ा था। तो सभी लोग, अगर किसी एक कंट्री ने किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया है तो फिर उसके लिए कोई लड़ाई नहीं करता था, वो दुनिया के अन्य हिस्से में कोई और अन्य टेरिटरी एक्वायर करने के चक्कर में पड़ता था। लेकिन ये जो दौर था, इस दौर तक तो दुनिया का लगभग हर हिस्सा या तो कॉलोनी बन चुका था या फिर वो कॉलोनी बनकर खुद को आजाद कर चुके थे। जैसे कि साउथ अमेरिका की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने खुद को आजाद कर लिया था और यूएसए ने साफ कह दिया था कि यहाँ तो कोई नहीं आएगा, अगर यहाँ पर कोई आता है तो वो सीधा यूएसए से दुश्मनी लेगा। तो इस स्थिति में लैंड लिमिटेड थी, अगर किसी व्यक्ति को अपनी कॉलोनी नहीं बनानी है तो उसे किसी न किसी अन्य कंट्री से उस कॉलोनी को छीनना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर इंपीरियल एक्सपेंशन की वजह से भी कई सारे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होकर आ रहे थे, जिससे संबंधित कुछ घटनाएं भी घटित हुई, मोरक्कन क्राइसिस हुआ, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद 1870 में कई सारे यूरोपियन नेशंस अपने कॉलोनियल एम्पायर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका के लिए स्क्रैम्बल शुरू किया, अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को एक्वायर करने का प्रयास किया। कहने को तो चाइना 1911 तक एक रिपब्लिक हुआ करता था, लेकिन मांचू डायनेस्टी को खत्म करने के बाद वहां पर उसे, हालांकि जब वो रिपब्लिक हुआ करता था तब भी सभी जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बांट रखा था, वो वहां पर अपने हिसाब से ट्रेड करते थे, एक तरीके का वो नाम मात्र का रिपब्लिक था। बट मांचू डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने के बाद, सत्ता से हटाने के बाद, तो चाइना को एक इंटरनेशनल कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया गया। यूएस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन सभी ने अपना अपना हिस्सा वहां पर बांट लिया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंपीरियल एक्सपेंशन काफी तेज हो गया था और इसने भी एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, बैकग्राउंड बेस तैयार कर दिया था कि ये वॉर छिड़ जाए। अभी जो स्थितियां बन रही थी, इन स्थितियों के बनने के लिए कौन से कारण जिम्मेदार थे? जो फ्रैक्शन यूरोप में क्रिएट हो रहा था, जो आपस में तनाव बढ़ रहा था, यही तनाव आगे चल के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो तनाव उसमें बढ़ रहा था, इसके कारण क्या थे? तो इसके कई सारे कारण थे। हम पहले उन कारणों पर चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कैसी कौन सी घटनाएं घटित हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले, जिन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की। और एक्चुअली में हम उन्हीं घटनाओं के कारणों की बात कर रहे हैं, मतलब वो जो घटनाएं घटित हुई उनका तो एक इमीडिएट रीजन होता था, मतलब एक मुद्दा आता था जिस पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज होता था, फिर दो पावर्स आपस में भिड़ जाती थी और दोनों पावर्स की तरफ से कुछ कुछ कंट्रीज समर्थन में आ जाती थी, वो तो एक इमीडिएट कॉज होता था। बट उसके पहले कुछ बैकग्राउंड होता था जो इस स्थिति को पैदा करता था। तो उन कारणों पर अगर हम चर्चा करें तो पहला, कॉलोनीज, ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज बनाने की होड़, ये पहला कारण था। दूसरा कारण कि ओल्ड राइवलरी, बहुत लंबे समय से पुरानी लड़ाइयां बनी हुई थी और हर देश दूसरे देश से किसी न किसी तरीके से बदला लेने की फिराक में रहता था। पावर एम्बिशन, ज्यादा से ज्यादा शक्ति मेरे पास हो, ऐसी सोच रहती थी हर देश की। तीसरा पॉइंट, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म वैसे तो बहुत पहले से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से ही काफी हाइटेंड रहा है, उसकी वजह से कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं, बट इस समय कुछ ऐसे नेशनलिस्ट पावर्स इमर्ज होकर आ रही थी जो कि आसपास के देशों के लिए चैलेंज क्रिएट कर रहे थे। और दूसरा, दो ट्रिपल अलायंस तैयार हुए। ये दो ट्रिपल अलायंस जो थे, इन्होंने भी एक आधार तैयार किया कि अगर कोई एक देश कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है तो फिर तीन चार देश एक साथ उलझन में आ जाते थे, एक साथ उलझ जाते थे। तो ये दो ट्रिपल अलायंस, इन्होंने भी एक बैकग्राउंड तैयार कर रखा था। तो ये फ्रैक्शन के कॉजेस थे पूरे यूरोप में। अब देखिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, कॉलोनीज की बात करते हैं। देखिए अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, इन सभी रीजन में यूरोपियन पावर्स थी, ये ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज एक्वायर करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। अब देखिए वो जो समय है वहां पर नेवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। एयर रूट स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं था, इन सब चीजों का तो इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही बहुत वाइड स्केल पर किया गया। उसके पहले बड़े बड़े शिप्स या फिर जो सबमरीन से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, तो जिनकी नेवी स्ट्रॉन्ग होगी वो डेफिनेटली यहाँ पर एज ले पाएंगे। जर्मनी लेट एंट्रेंट था, मतलब कॉलोनीज बनाने के दौर में जर्मनी काफी देर से शामिल हुआ। जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद जर्मनी इस रेस में आया, लेकिन जब तक वो इस रेस में आया तब तक दुनिया का लगभग हर हिस्सा कॉलोनियल पावर्स के अंतर्गत आ चुका था और अब जर्मनी नई कॉलोनीज चाहता था। जर्मनी शॉट टू इंक्रीज इट्स नेवल स्ट्रेंथ, और ऐसा करने के लिए जर्मनी को अपनी नेवल स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ता, कम से कम किससे ज्यादा, ब्रिटेन से ज्यादा, क्योंकि ब्रिटेन की नेवी सबसे स्ट्रॉन्ग थी। और अगर जर्मनी अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग नहीं करता है तो फिर वो ब्रिटेन का जो चैलेंज है उसे कोप अप नहीं कर पाएगा। ब्रिटेन भी जर्मनी को उस समय जब वो अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे तो एक चैलेंज के तौर पर दिख रहा था, क्योंकि इस तरीके से तो जो ब्रिटेन की नेवल सुप्रीमेसी है वो खतरे में पड़ जाती। ब्रिटेन आर्ग्यूड दैट इट डिजर्व अ सुप्रीमेसी। ब्रिटेन को ऐसा लगता था कि नेवल स्ट्रेंथ की वजह से उसका अधिकार है कि उसकी सुप्रीमेसी पूरी दुनिया पर बनी रहे, जो कि काफी लंबे समय से बनी हुई थी, और इसीलिए अपनी नेवी की वजह से वो अपने कॉलोनियल एम्पायर को प्रोटेक्ट कर पा रहे थे। तो कॉलोनी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था जिसकी वजह से ये जो नेशंस थे आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा। दूसरा कारण, ओल्ड राइवलरी एंड पावर एम्बिशन, कुछ पुराने झगड़े थे जिनकी वजह से जो कुछ देश थे उनके बीच में खटास बनी रहती थी। और इस खटास में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो था फ्रांस और जर्मनी के बीच। देखिए जब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जा रहा था बिस्मार्क के द्वारा, तो बिल्कुल अंतिम चरण में हमला किया गया था फ्रांस के ऊपर, क्योंकि जो साउथ जर्मनी के हिस्से थे उन्हें एक्वायर करने के लिए नेशनलिज्म की भावना को और स्ट्रॉन्ग करना था। और चूंकि वो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रभाव क्षेत्र में थे और फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर रहा था, इस स्थिति में बिना फ्रांस से लड़ाई लड़े रशिया, जो कि यूनिफाई कर रहा था जर्मनी को बिस्मार्क की लीडरशिप में, वो ये ऐसा काम नहीं कर सकता था। तो फ्रांस से लड़ाई लड़ी गई, फ्रांस उसमें बुरी तरीके से हारा। उस समय नेपोलियन थर्ड वहां के शासक हुआ करते थे, और जब इस वॉर में नेपोलियन थर्ड को हरा दिया गया, फ्रांस को हरा दिया गया, तो फ्रांस का कुछ हिस्सा जर्मनी ने एक्वायर कर लिया, और वो दो हिस्से थे लोरेन और एल्सेक। यहाँ पर देखिए येलो कलर में ये लोरेन है और ये है एल्सेक। ये जो हिस्सा है ये फ्रांस का हुआ करता था, इसे जर्मनी ने एक्वायर कर लिया था और ये जर्मनी की बाउंड्री बन गई थी। अब ये खुन्नस बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, किसको? फ्रांस को। वो चाहता था कि जर्मनी से किसी भी तरीके से अपनी टेरिटरी को वापस ले लिया जाए, और इसकी वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। तो ये एक फ्रैक्शन का कारण है कि एक पुरानी राइवलरी भी बनी हुई थी, इसीलिए फ्रांस और जर्मनी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, क्योंकि फ्रांस को पता था भविष्य में अगर युद्ध हुआ और वो जीतता है तो अपनी टेरिटरी को वापस ले सकता है। रशिया हैब्सबर्ग एम्पायर के अक्सर खिलाफ रहता था और
जो हैब्सबर्ग एम्पायर का एम्बिशन था बाल्कन कंट्रीज की लोकेशन में, बाल्कन कंट्रीज कहां पर है उसको देख भी लेंगे, तो जो बाल्कन कंट्रीज की लोकेशन में उनका पूरा एम्बिशन था, अगर आप उसे देखना चाहते हैं बाल्कन नेशंस को, तो यहाँ पर देखिए ये जो ग्रे कलर है यूरोप का ये मैप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, यहाँ पर देखिए हमारा भारत है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ से बाल्कन की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये ब्लैक सी है, ये है ब्लैक सी और ये है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पर है ये बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला कोई भी ऐसा लैंड मास जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो देखिए ये जो पूरी लोकेशन है, ये जो लोकेशन मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ मैप में, आप देखिए ये तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। कैसे? यहाँ पर देखिए ब्लैक सी है, यहाँ पर एड्रियाटिक सी है, और साउथ में आप देखिए तो यहाँ पर आयोनियन सी है और यहाँ पर एजियन सी है। ध्यान दीजिएगा ये जो बाल्कन पेनिनसुला है ये अभी बहुत न्यूज में है, तो हो सकता है कि इस बार के प्रीलिम्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। न्यूज में होने का कारण यह है कि मैसिडोनिया ने अभी नाटो की मेंबरशिप ली है, प्लस मैसिडोनिया अपना नाम भी बदलने वाला था, बट अभी ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ है, उन्होंने प्लान किया था। तो इस लिहाज से जो बाल्कन पेनिनसुला है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन तरफ से कोई भी अगर लैंड मास पानी से घिरा हुआ है उसे पेनिनसुला कहा जाता है। तो बाल्कन पेनिनसुला है, इस पर जो कंट्रीज है उन्हें बाल्कन कंट्री कहा जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज है यहाँ पर? ये वर्तमान का मैप है, ठीक है। इसके पहले का मैप हम देख लेंगे। यहाँ पर है स्लोवेनिया, ये है क्रोशिया, ये है हंगरी, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रिया है, बट ये पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। ये रोमानिया है, ये है बोस्निया हर्जेगोविना, जो कि काफी लड़ाई का एक बेस बन गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। हालांकि मेन कॉज तो नहीं कहेंगे, कॉज तो कई सारे थे, इमीडिएट कॉज जरूर था। यहाँ पर है मोंटेनिग्रो, ये है सर्बिया, यहाँ पर है बल्गारिया और ये है ग्रीस, और टर्की का जो कुछ हिस्सा है ये भी पेनिनसुला का हिस्सा होता है। तो ये कंट्रीज आप देख लीजिए, आपके सामने ये कंट्रीज हैं जो कि बाल्कन कंट्रीज हैं। लोकेशन आपको याद रहेगी तो बेहतर रहेगा। तो हम कुछ बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि जो रशिया है वो हैब्सबर्ग एम्पायर यानी कि ऑस्ट्रिया हंगरी से काफी संबंधित रहता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी बाल्कन देशों में अपना ज्यादा प्रभाव स्थापित करना चाहता था। बाल्कन जो एरिया है वो मेडिटेरेनियन सी के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, वो तो हमने देखी ली। और वहाँ की जो मेन पॉपुलेशन है वो स्लाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। जो स्लाव है ये एक एथनिक ग्रुप है जो कि पूरे यूरोप में है, इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी ये स्लाव ग्रुप है, और जो सर्ब्स हैं और भी जो कई सारे एथनिक ग्रुप्स हैं वो स्लाव्स के ही अंतर्गत आते हैं। तो स्लाव एक बहुत बड़ी एथनिसिटी है। जो सर्बिया है वहाँ पर स्लाव्स हैं, और जो रशिया है वहाँ पर भी स्लाव्स हैं। तो यहाँ पर आप मैप देखिए, इसके ऊपर का जो यहाँ पर हिस्सा है ये रशिया का है, ठीक है, और यहाँ पर ये सर्बिया है। ये तो जो रशिया है इसी वजह से वो सर्बिया को हमेशा से सपोर्ट करता था, क्योंकि यहाँ पर स्लाव्स रहा करते थे, स्लाव एथनिसिटी के लोग, और रशिया में भी स्लाव एथनिसिटी के लोग रहते हैं, बोस्निया हर्जेगोविना में भी स्लाव जो एथनिसिटी है वहाँ के लोग रहते हैं। तो इस वजह से ये जो स्लाव एथनिसिटी के लोगों का एक जुटता वाला सीन है, इसने वहाँ के नेशनलिज्म की जो भावना थी उसको और ज्यादा कुरेद दिया, और इसीलिए वहाँ पर हमेशा से रशिया ने सर्बिया को सपोर्ट किया, ठीक है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्लाव्स की जो पॉपुलेशन थी वो बाल्कन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो रशिया का जारिस्ट रजीम हुआ करता था वो स्लाव ग्रुप से बिलोंग करता था, वहाँ पर एक स्लाव पॉपुलेशन भी रहती है, और इसी वजह से वो हमेशा से बाल्कन कंट्रीज में जो स्लाव पॉपुलेशन है उसके हितों के लिए सोचते रहते थे। तो इस वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बना रहता था। तो पावर एम्बिशन कौन कितना ज्यादा शक्तिशाली रहेगा, दूसरी ओर जो ऑस्ट्रिया हंगरी था वो अपने एम्पायर को बाल्कन पेनिनसुला में बढ़ाना चाहते थे। तो इस वजह से ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था। यहाँ पर हमने देख लिया। अब देखिए वो जो मैप मैंने आपको दिखाया था वो तो मॉडर्न मैप है, मतलब अभी बाल्कन पेनिनसुला में कौन सी कंट्रीज हैं वो मॉडर्न मैप है। यहाँ पर देखिए ये जो आप मैप देख रहे हैं ये है यूनाइटेड ऑस्ट्रियन स्टेट्स, ये ऑस्ट्रिया का एम्पायर है, और ये चाहते थे कि इन बाल्कन कंट्रीज में इनका प्रभाव बना रहे। ये है किंगडम ऑफ सर्बिया, और यहाँ पर है अल्बानिया, ये है बल्गारिया, ये है रोमानिया और ये है ग्रीस। तो ऑस्ट्रिया चाहता था कि यहाँ पर इनका जो प्रभाव है वो बढ़े, जबकि जो सर्बिया का एम्पायर है इसे असिस्टेंस, इसे बैकअप मिलता रहता था हमेशा से रशिया का, और इसी वजह से सर्बिया के खिलाफ आगे बढ़ने की हिम्मत ऑस्ट्रिया की पड़ती नहीं थी, जबकि ऑस्ट्रिया को हमेशा से बैकअप रहता था किसका? जर्मनी का, ठीक है। तो ये कुछ इक्वेशंस आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। अब हम नेशनलिज्म की भावना की बात करते हैं। नेशनलिज्म वैसे तो पूरे यूरोप में था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही था, लेकिन जो सर्बियन नेशनलिज्म था वो कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा बना हुआ था। जो सर्ब्स थे यानी जो कि सर्बिया जो है यहाँ पर स्लाव एथनिसिटी के लोग रहा करते थे, ये चाहते थे कि पूरे बाल्कन एरिया को ये इंटीग्रेट कर लें, और जहाँ पर भी स्लाव्स रहते हैं, जैसे कि ये बोस्निया जिसकी जो कैपिटल है वो है सेराजेवो। सेराजेवो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये लोकेशन है बोस्निया, ये ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपुलेशन रहती है ये स्लाव रहती है, ठीक है। तो सर्बिया जो है वो हमेशा से यहाँ के स्लाव के लोगों को, स्लाव एथनिसिटी के लोगों को इंस्टिगेट करता था कि आप लोग ऑस्ट्रिया हंगरी का विरोध करिए और हम लोग एक मिलकर एक राष्ट्र बनाएंगे जहाँ पर सभी लोग स्लाव रहेंगे, ठीक है, स्लाव एथनिसिटी के लोग रहेंगे। इस चीज के लिए इन्हें हमेशा से बैकअप रशिया का रहता था। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी इस बात से सर्बिया से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि ये इनकी इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाते थे। ये ऐसी एथनिसिटी के लोग जो स्लाव एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं उनको इंस्टिगेट करते रहते थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी काफी गुस्सा रहता था इस सर्बिया के ऊपर, और सर्बिया लगातार अपनी एक्टिविटीज को बोस्निया हर्जेगोविना में जारी रखता था। सेराजेवो यहाँ की कैपिटल थी जहाँ पर जो ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक थे उनकी हत्या की गई थी। इस मुद्दे पर भी हम चर्चा करेंगे, जो कि एक इमीडिएट कॉज बन गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। देखिए जो सर्बिया था वो यूगोस्लाविया एक जो स्टेट है उसका निर्माण करना चाहता था, और इस स्टेट के जिस स्टेट का निर्माण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हो भी गया था, तो यूगोस्लाविया का निर्माण करने के लिए उसे ऑस्ट्रिया हंगरी के कुछ एम्पायर्स पर कब्जा जमाना पड़ता जहां पर स्लाव लोग रहते थे। और अगर ऐसा किया जाता तो देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी में किसी एक एथनिसिटी के लोग नहीं रहते थे, कई सारी एथनिसिटी के लोग रहते थे। फिर तो ऐसे अगर स्लाव अलग हो जाएंगे तो फिर हर एथनिसिटी के लोग अलग होने की मांग करने लगेंगे। तो इससे ऑस्ट्रिया हंगरी का पूरा एम्पायर खतरे में था, और इसीलिए वो काफी चिढ़ते थे, काफी शंकित रहते थे सर्बिया को लेकर। इक्वेशन समझते रहिएगा। और ये जो यूगोस्लाविया का आइडिया था ये हमेशा हैब्सबर्ग एम्पायर के लिए खतरा बना रहता था। तो जो सर्बिया में नेशनलिज्म की फीलिंग थी ये काफी खतरनाक थी ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए, और यही इन दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी था जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत। अब देखिए हम दो ट्रिपल अलायंस की बात करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले दो ट्रिपल अलायंस बन चुके थे। ट्रिपल अलायंस का साफ मतलब है तीन तीन देश। पहला जो ट्रिपल अलायंस था उसे तो हम ट्रिपल अलायंस ही कहते हैं, जिसमें तीन देश थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये देखिए ये है जर्मनी, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी और ये है इटली। हालांकि बाद में इटली ने इनका साथ छोड़ दिया था। और जो दूसरा ग्रुप था वो था ट्रिपल एंटेंट। एंटेंट का मतलब होता है एक समझदारी वाली संधि या फिर मैत्रीपूर्ण संधि, एंटेंट का मतलब होता है। इसमें तीन देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्रिटेन, ये है फ्रांस और ये है रशिया। इन तीनों ने मिलकर बनाया था ट्रिपल एंटेंट, और इन तीनों ने मिलकर बनाया था ट्रिपल अलायंस। अब ये जो अलायंस शुरू हुआ, देखिए सीक्रेट ट्रीटीज करने का जो दौर था वो बिस्मार्क ने स्टार्ट किया था। बिस्मार्क पहले देखिए जो ट्रीटीज होती थी वो खुलेआम होती थी, तो पता होता था कि कौन देश किसके साथ जुड़ा है। लेकिन जो सीक्रेट ट्रीटीज का दौर बिस्मार्क ने शुरू किया वो आगे बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मतलब सभी देश दूसरे देशों के साथ सीक्रेट जो ट्रीटीज थी वो अलायंस था वो बना के रखते थे। किसी को पता नहीं होता था कि अगर वो किसी देश के साथ लड़ेंगे तो उनके साथ कौन कौन आएगा, मतलब उनकी संधि किसके किसके साथ है ये किसी को पता नहीं होता था, इसीलिए सभी डरते रहते थे। और जब भी किसी एक कंट्री के साथ वॉर होता था तो उन्हें जिसके साथ उम्मीद नहीं होती थी कि ये कंट्री इनके फेवर में आएगा वो निकल के आ जाता था। वो कहता था हमारा तो इनके साथ 6 साल पहले अलायंस बना था। तो ये जो सीक्रेट अलायंस का दौर था ये बिस्मार्क ने शुरू किया था, और उसके बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या उसके बाद तक काफी तेजी से चलता रहा कि कौन सा देश किसके साथ कब चला जाएगा ये पता नहीं चलता था, और किसने किसके साथ कौन सी ट्रीटी कर रखी है, कौन सा अलायंस बना रखा है ये क्लियर नहीं होता था। तो दो अलायंस उसमें बने हुए थे, पहला ट्रिपल अलायंस
अलायंस और दूसरा ट्रिपल एंटेंट। अब यहाँ पर देखिए फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया ये तीनों एक साथ रहते थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ये तीनों एक साथ रहते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इटली ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ छोड़ दिया था, ये फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रशिया के साथ चले गए थे, बट जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ये हमेशा से साथ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक इक्वेशन समझा रहा था, ये है सर्बिया, लोकेशन देखिए, ये ग्रीन कलर में सर्बिया है, यहाँ पर स्लाव एथनिसिटी के लोग रहते हैं, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर भी स्लाव एथनिसिटी के लोग रहते हैं। रशिया हमेशा से सर्बिया को बैकअप देता है, ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया की बनती नहीं है, क्योंकि सर्बिया जो ऑस्ट्रिया हंगरी में स्लाव एथनिसिटी के लोग हैं उन्हें इंसाइट करता है, और ऑस्ट्रिया हंगरी को हमेशा बैकअप रहता है जर्मनी का। यहाँ पर एक बैलेंस बना हुआ था, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के ऊपर हमला इस आधार पर नहीं कर पाता था क्योंकि रशिया का बैकअप है, और सर्बिया भी बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करने की कोशिश नहीं करता था क्योंकि उन्हें पता है कि जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ है। तो ये इक्वेशन बने हुए थे। रशिया जब भी सर्बिया की तरफ से आएगा तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस की बनती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का साथ है, इन दोनों की दुश्मनी है, इन दोनों की दुश्मनी है। तो ये इक्वेशन आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन इक्वेशंस को आप समझ लेंगे तो आपको आगे समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन जो अलायंस था वो काफी रिजिड नहीं था, हालांकि इनका तो अलायंस काफी अच्छा था, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस का। इटली ने बाद में लोगों का साथ छोड़ दिया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था वो दो पावर्स के बीच में लड़ा गया था, एक और थे सेंट्रल पावर यानी कि धुरी देश, और अलाइड पावर्स यानी कि मित्र देश। तो देखिए जो सेंट्रल पावर्स थे उसमें कौन कौन से देश थे, उसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये दोनों तो पक्के दोस्त थे, ये शुरू से अंत तक साथ ही रहे हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ऑस्ट्रिया हंगरी जब तक कोलैप्स नहीं कर गया तब तक जर्मनी ने कभी ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ छोड़ा नहीं है। और उसके बाद ऑटोमन एम्पायर देखिए यहाँ पर है, जो कि काफी कमजोर था, और ये है बल्गारिया। तो ये जो चार देश आपको एक सीन में दिख रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर, ये चारों साथ रहते थे। मैप में थोड़ा ज्यादा गंदा कर दिया है, बट आप समझिए कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। कई बार हम ये नाम पहली बार सुन रहे होते हैं तो हमें समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे होते हैं, ये नाम बार बार आते हैं, हम समझ नहीं पाते कौन किसकी तरफ है और कौन किसके खिलाफ है। बट अब आप समझ जाइए कि ये जो आपको पिंक कलर दिख रहा है ये सभी है कौन सी, सेंट्रल पावर्स हैं। सेंट्रल पावर्स ये लड़ रही हैं किसके खिलाफ, अलाइड पावर्स के साथ। ग्रीन कलर और येलो कलर में जो आपको कंट्रीज दिख रही हैं ये सारी अलाइड पावर्स हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, और ये देखिए कुछ जो कंट्रीज हैं, इटली, शुरू में तो ये न्यूट्रल थे, बाद में ये आके इस तरफ लग जाते हैं। यहाँ पर है बेल्जियम, बेल्जियम भी ब्रिटेन के साथ था, हालांकि शुरू में न्यूट्रल थे, जर्मनी ने इनके ऊपर जबरदस्ती हमला किया था, उसके बाद फिर उन्होंने जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ग्रेट ब्रिटेन ने इनको मदद दी। यहाँ पर सर्बिया है, सर्बिया रशिया के साथ था, यानी कि फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के साथ भी था। तो इक्वेशन आप समझ लीजिए, एक और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर, दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, सर्बिया और इटली, ये सब कंट्रीज एक तरफ हैं। तो ये पूरे इक्वेशन आपने देखे, जो अलायंसेस बन रहे थे इन्होंने भी एक की रोल प्ले किया कि लड़ाइयों को छेड़ दिया जाए। अब देखिए हम बात करते हैं कि कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई विश्व युद्ध के पहले। हम पूरा बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, इस बैकग्राउंड को समझे बिना अगर हम सीधे वर्ल्ड वॉर पे चले जाएं तो फिर वो उचित नहीं रहेगा, आपके जो इनसाइट है वो क्लियर नहीं होगी, और हमें अगर डिटेल से स्टडी करना है तो फिर इन चीजों को देखना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स यहाँ पर हमारे सामने हुए जिन्होंने आधार पैदा किया, जैसे मोरक्कन क्राइसिस, ब्रिटेन रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, बोस्निया में क्राइसिस हुआ, एगाडेर जो कि मोरक्को की लोकेशन में है वहां पर भी एक क्राइसिस हुआ, दो बाल्कन वॉर हुए, और आग का एसेसिनेशन किया गया, जिसके बाद की जो विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो इन सभी घटनाओं को हम एक एक करके देखते हैं, जो पूरा बैकग्राउंड तैयार करेंगे, और इसके साथ ही हम पहुंच जाएंगे विश्व युद्ध की शुरुआत तक, जिसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सबसे पहले हम मोरक्को के क्राइसिस की बात करते हैं। ये क्राइसिस 1905-1906 में इमर्ज होकर आया था। मोरक्को का क्राइसिस क्या था, बिफोर दैट मोरक्को की लोकेशन देखिए, ये नॉर्थ अफ्रीका का मैप है, अफ्रीका के नॉर्थ की कुछ कंट्रीज हैं, यहाँ पर है मोरक्को नॉर्थ में, ये येलो कलर की जो लोकेशन आप देख रहे हैं जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ ये मोरक्को है, ठीक है। अब देखिए मोरक्को समुद्र के किनारे है, मतलब सी रूट के नजदीक में है। यहाँ पर देखते हैं कि मोरक्को क्राइसिस क्या था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक एंटेंट कॉर्डियल साइन किया गया। एंटेंट कॉर्डियल का मतलब ये होता है स्नेहपूर्ण समझौता, मतलब बहुत प्यार से दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया, फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग या इनफॉर्मल अलायंस कहा जाता है एंटेंट कॉर्डियल को। अब इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा यह गया था कि जो फ्रांस है उन्होंने ब्रिटेन के कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया, किसके ऊपर, इजिप्ट के ऊपर और सूडान के ऊपर। ये जो पूरी लोकेशन देख रहे हो आप, इस पूरी लोकेशन पर फ्रांस ने ये कह दिया कि ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है इजिप्ट और सूडान पे हम स्वीकार करते हैं। बदले में ब्रिटेन ने क्या स्वीकार किया, ब्रिटेन ने ये स्वीकार किया कि जो मोरक्को है वो फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र है। दोनों ने आपस में समझौता कर लिया, एक और है फ्रांस और दूसरी ओर है ब्रिटेन। ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र इजिप्ट और सूडान पर किसने स्वीकार किया, फ्रांस ने, और फ्रांस का प्रभाव क्षेत्र मोरक्को पर किसने स्वीकार किया, ब्रिटेन ने। लेकिन ये बात पसंद एक व्यक्ति को नहीं आई, जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। जर्मनी को क्यों पसंद नहीं आई, क्योंकि जर्मनी तो खुद अपना एम्पायर बनाना चाहता था, वो तो किसी ऐसी लोकेशन की तलाश में था जिसे अपनी कॉलोनी बना सके। मोरक्को जिसे कॉलोनी बनाया जा सकता था उसे फ्रांस अपनी कॉलोनी बनाएगा, ये बात जर्मनी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। और यही कारण था कि जो जर्मनी है उसने ये प्लेज किया, ये शपथ ली कि वो मोरक्को को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएगा, और इसके लिए उसने एक कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की, जहां पर उसने कहा कि आखिर किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री के ऊपर क्यों कोई देश जाके अपना प्रभाव जमाएगा। लेकिन जब ये कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ तो उसमें इटली, स्पेन, रशिया, ब्रिटेन, इन सभी लोगों ने फ्रांस को सपोर्ट कर दिया, और जर्मनी को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। ध्यान दीजिएगा कि इटली का अलायंस हुआ करता था किसके साथ, जर्मनी के साथ, लेकिन यहाँ पर इटली ने जर्मनी को सपोर्ट किया नहीं। स्पेन, रशिया और ब्रिटेन ये तो वैसे भी जर्मनी को सपोर्ट करने वाले नहीं है, इनकी तो हमेशा से खिलाफत चलती रही है। अब जब इन सभी ने फ्रांस को सपोर्ट कर दिया कॉन्फ्रेंस में, तो उसके बाद फ्रांस को मोरक्को पर अपना प्रभाव मिल गया, मोरक्को के बैंक और पुलिस के ऊपर अब फ्रांस का प्रभाव हो चुका था, और इसके बाद काफी किरकिरी हो गई जर्मनी की। दैट वाज अ डिप्लोमैटिक डिफीट फॉर जर्मनी। और देखिए जो पीरियड था दैट वाज अ पीरियड ऑफ ह्यूमिलिएशन। वर्ल्ड वॉर के पहले का जो 10 साल था इसे तो मैं पीरियड ऑफ ह्यूमिलिएशन भी कह दूंगा। यहाँ पर देखिए कौन ह्यूमिलिएट हो रहा है, जर्मनी ह्यूमिलिएट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रांस ह्यूमिलिएट नहीं होगा, अभी फ्रांस भी ह्यूमिलिएट होगा, रशिया भी ह्यूमिलिएट होगा, और इसी ह्यूमिलिएशन से इंस्पायर होकर ये सभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्टिव हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं, दैट इज ब्रिटेन रशिया एग्रीमेंट, जो कि 1907 में हुआ। ब्रिटेन रशिया के बीच में 1907 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिससे जो एशिया में डिस्प्यूट रहा करता था, रशिया भी एक इंपीरियलिस्ट पावर था, ब्रिटेन तो ऑब्वियसली था, तो दोनों के बीच में एशिया में डिस्प्यूट चला करता था, दोनों प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ 1907 में, और इसके बाद इन दोनों की राइवलरी खत्म हो गई। अब जब इन दोनों की राइवलरी खत्म हो गई तो इससे साफ हो गया कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो दोनों एक साथ हो सकते हैं। पहले तो दोनों की दुश्मनी हुआ करती थी, और हमने ध्यान दिया, हमने जाना कि रशिया और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दोनों एक साथ लड़े थे। अब इसने भी एक बेस तैयार किया, ध्यान दीजिएगा। अब इस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि अफगानिस्तान और तिब्बत में रशिया ने ब्रिटेन का स्फीयर स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने ये कह दिया कि जो अफगानिस्तान और तिब्बत है वो ब्रिटेन का प्रभाव क्षेत्र है, वो उन्होंने मान लिया। इसके साथ ही साथ ईरान के मुद्दे पर दोनों का काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा था, तो ईरान को इन दोनों देशों ने मिलकर 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ईरान का मैप है, देखिए ध्यान से, ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये एक बाउंड्री है, दैट इज अ बाउंड्री जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, दूसरी बाउंड्री यहाँ पर है, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा था इसे ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया, और ये जो नॉर्थ का हिस्सा था इसे रशियन प्रभाव क्षेत्र मान लिया गया, और बीच के हिस्से को न्यूट्रल जोन डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब यहाँ पर ना तो ब्रिटेन आएगा और ना ही
रशिया आएगा। तो इससे दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। रशिया को ये उम्मीद थी कि इस एग्रीमेंट होने के बाद जो ब्रिटेन है वो रशिया में इन्वेस्टमेंट करेगा और रशिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो तेज होगा। ठीक है, अब हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं, बोस्निया क्राइसिस। 1908 में ये बोस्निया क्राइसिस हुआ था। बोस्निया क्राइसिस पर जाने से पहले हम बोस्निया की लोकेशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑस्ट्रिया हंगरी का एम्पायर और ये है बोस्निया हर्जेगोविना। इसकी जो कैपिटल है दैट इज सेराजेवो और यहीं पर जो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे उनकी हत्या की गई थी। तो बोस्निया क्राइसिस क्या है हम इस पर चर्चा करते हैं। आसपास की लोकेशन देख लीजिए, ये है पड़ोसी देश सर्बिया, यहाँ पर है बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पर है रशिया। ठीक है, इन तीनों कंट्रीज की लोकेशन आप देख लेंगे, फिर हम इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया को एनेक्स कर लिया, बोस्निया के ऊपर हमला करके बोस्निया को अपने कब्जे में ले लिया। इसके पहले जो बोस्निया था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो गया था और इसी चीज का फायदा उठाकर बोस्निया के ऊपर अटैक किया गया ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा और उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया। बोस्निया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्लाव एथनिसिटी की थी। अब चूंकि सर्बिया में भी स्लाव रहा करते थे और सर्बिया की एक एम्बिशन था सर्बिया का कि एक यूगोस्लाविया बनाया जाए जहां पर जो सभी स्लाव पॉपुलेशन है उसे इकट्ठा कर लिया जाए। तो सर्बिया ने रशिया से हेल्प मांगी। रशिया जहां पर एक बड़ी स्लाव पॉपुलेशन है वो मदद करना चाहते थे और इस मुद्दे पर रशिया ने एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया। ऐसा वो एक्चुअली में करना चाहते थे कि कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाए और ये जो एम्पायर है ऑस्ट्रिया हंगरी का उसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाए, लेकिन कोई कॉन्फ्रेंस हुई नहीं। ब्रिटेन और फ्रांस ने अपना सपोर्ट सर्बिया को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सर्बिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि यूजुअली ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के साथ सर्बिया को सपोर्ट कर सकते थे क्योंकि ये सभी आपस में अलायंस बना के रखते थे, सपोर्ट करते थे एक दूसरे को, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस ने सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। अब इसका कारण क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस ने सर्बिया को सपोर्ट नहीं किया इस मुद्दे पर? क्योंकि जर्मनी बैकअप दे रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर को, यानी कि किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। मुद्दा यह था कि अगर ब्रिटेन और फ्रांस रशिया के साथ सर्बिया के सपोर्ट में आते तो जर्मनी आ जाता हैब्सबर्ग एम्पायर के सपोर्ट में और ये देश बिना मतलब के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए इन्होंने रशिया का साथ देने से मना कर दिया, सर्बिया का साथ देने से मना कर दिया। जो रशिया है वो मदद करना चाहता था, लेकिन रशिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो जर्मन्स और हैब्सबर्ग एम्पायर के साथ एक साथ लड़ाई लड़ सके। रशिया को बहुत बुरा लगा, रशिया ने काफी ह्यूमिलिएटेड फील किया। उसे लगा कि जैसे कुछ ऐसा हो जाए कि इंडिया किसी मुद्दे पर भूटान की मदद ना कर पाए। फिर तो वही हुई कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कहते हैं कि भूटान के ऊपर हमला हम अपने ऊपर हमला मानेंगे और जब भूटान संकट में आया तो आपने उसकी मदद नहीं की। बिल्कुल वैसे ही रशिया के लिए था, रशिया बड़ी बड़ी बातें किया करता था सर्बिया के साथ कि वहां पर भी स्लाव पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ भी है, हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन जब समय आया तो रशिया मदद कर नहीं पाया। रशिया को इस बात की किकरी उसके मन में रह गई और उसके बाद ही रशिया ने भी अपना मिलिटराइजेशन शुरू कर दिया कि भविष्य में अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो तो वो कम से कम सर्बिया की मदद कर सके और अपनी बेइज्जती ना करवाए। तो ये था बोस्निया का क्राइसिस। मैप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने है, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, इन्होंने बोस्निया हर्जेगोविना पे कब्जा किया। सर्बिया को ये बात पसंद नहीं आई, सर्बिया ने रशिया से मदद मांगी, रशिया मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर है फ्रांस और इसके पीछे ब्रिटेन, इन्होंने रशिया को मदद करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मन एम्पायर एक साथ हैं और इन दोनों की मिलिट्री के साथ जबरदस्ती कॉन्फ्लिक्ट में जाना उचित नहीं है। रशिया की आर्मी इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो सर्बिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी इन दोनों की आर्मी से लड़ सकती। तो यहाँ पर रशिया ने काफी ह्यूमिलिएटेड फील किया। पूरी कहानी समझ ली आपने। अब हम देखते हैं अपना चौथा जो पॉइंट है दैट इज अगडेर क्राइसिस। ठीक है, ये क्राइसिस 1911 में होता है जब फ्रांस ने अपनी ट्रूप्स को मोरक्को में डिप्लॉय कर दिया था। सबसे पहले आप अगडेर की लोकेशन देखिए, तभी आपको ये पूरा मुद्दा अच्छे समझ में आएगा। यह है विश्व मैप। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा अफ्रीका का मैप आपको दिखाया गया है। जो व्हाइट कलर का सर्कल यहाँ पे है, जहाँ पर मैं रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके सेंटर में एक व्हाइट कलर की कंट्री आपको दिख रही है। ये जो व्हाइट कलर की कंट्री है ये है मोरक्को और इसमें जो रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है ये है अगडेर। इसी मैप को जूम करते हैं, यहाँ पर आइए, ये व्हाइट कलर की जो कंट्री है ये है मोरक्को और यहाँ पर जो रेड कलर की लोकेशन है ये है अगडेर, मतलब मोरक्को से जुड़ी हुई लोकेशन है अगडेर। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे थे मोरक्कन क्राइसिस के दौरान किसको मोरक्को पर कब्जा मिला था? फ्रांस को मिला था। फ्रांस अपनी ट्रूप्स को मोरक्को में डिप्लॉय कर दिया। जर्मनी एक बार तो ह्यूमिलिएट हो चुका था, लेकिन जब फ्रांस ने मोरक्को पर कब्जा करना शुरू किया पूरी तरीके से, शुरू में तो उनको केवल वहां के बैंक और वहां की पुलिस पर कब्जा मिला था, बाद में उन्होंने मोरक्को को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो ये बात जर्मनी को पसंद नहीं आई और जर्मनी ने अपनी वॉरशिप्स को अगडेर के पास भेज दिया, मोरक्को के नजदीक में। अब इससे फ्रांस काफी डर गया। फ्रांस को ऐसा लगा कि अगर उसने अपनी ट्रूप्स को पीछे नहीं खींचा तो जर्मनी हमला करेगा और वो अगडेर को एनेक्स कर लेगा। ब्रिटेन भी इस बात से चिंतित था क्योंकि अगडेर मैंने आपको दिखाया कि वो समंदर के पास है, मतलब अगर वहां पर जर्मनी का कब्जा होता है मतलब सी रूट भी उनके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस बात से फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन भी चिंतित था और ब्रिटेन इसी कारण से फ्रांस के साइड में आ गया, फ्रांस के सपोर्ट में आ गया। फिर एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। इस कॉम्प्रोमाइज में जर्मनी को इस कॉन्फ्लिक्ट में ना जाने के बदले में फ्रेंच कॉन्गो का कुछ हिस्सा दे दिया गया। कॉन्गो जो कि फ्रेंच की टेरिटरी हुआ करती थी, वहां पर जर्मनी को कुछ लोकेशन दे दी गई। बिना लड़ाई लड़े कॉम्प्रोमाइज हो गया। जर्मनी को कुछ लोकेशन मिल तो गई, लेकिन जर्मनी के लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर जर्मनी चाहता तो वो मोरक्को को अपने कब्जे में ले सकता था। ऑन द अदर हैंड फ्रांस को भी काफी बुरा लगा क्योंकि केवल धमकी मात्र से उसे अपनी टेरिटरी जर्मनी को देनी पड़ गई, तो इससे उसे काफी ह्यूमिलिएशन फील हुआ। मैंने जो आपसे कहा एज ऑफ ह्यूमिलिएशन, मतलब हर कंट्री ह्यूमिलिएट हो रही है एक दूसरे से और जो करवाहट है ये बढ़ती चली जा रही है और ये सारी करवाहट जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सामने निकल के सामने आएगी। तो इसीलिए हम पूरा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं। कैसा नहीं कि अचानक से पूरा जो यूरोप है वो युद्ध में घुस गया या किसी एक प्रिंस की हत्या कर दी गई उसके बाद सारे देश आपस में लड़ने लगे, ऐसा नहीं हुआ था। ये जो बैकग्राउंड था वो बहुत पहले बना लिया गया था और ये तो केवल उसका एक रिजेंबलेंस था वो जो हमें वर्ल्ड वॉर में दिखा। सभी देश एक दूसरे के खिलाफ जो बहुत लंबे समय से किरकिरी खुन्नस बनी हुई थी उसे निकालने के लिए युद्ध में आ गए थे। तो बैकग्राउंड तो बहुत पहले बन गया था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट बाल्कन वॉर की, जो कि 1912 में घटित हुआ। दो बाल्कन वॉर हुए थे जिसे हमने एक पॉइंट में देखा था। तो पहला बाल्कन वॉर 1912 में हुआ। देखिए यहाँ पर एक बाल्कन लीग ने टर्की के ऊपर अटैक किया। टर्की जो कि उस समय तक ऑटोमन एम्पायर का सेंटर हुआ करता था, अब ऑटोमन एम्पायर काफी कमजोर हो चुका था और ये जो बाल्कन कंट्रीज में ऐसा लगता था कि अगर वो ऑटोमन एम्पायर को हरा दें तो बाल्कन पेनिनसुला पे जो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा है वो उसे आपस में बांट सकते हैं और यही प्लान बनाकर एक बाल्कन लीग को तैयार किया गया जिसमें 4 देश थे, मॉन्टेनिग्रो, सर्बिया, ग्रीस और बल्गारिया। इनकी लोकेशन देखिए मैप में, यहाँ पर है मॉन्टेनिग्रो, यहाँ मैप में दिख नहीं रहा है, इस मैप में देख लीजिए मॉडर्न मैप है, यहाँ पर है मॉन्टेनिग्रो। ये है सर्बिया, ये पुराना मैप है, सर्बिया तब बड़ा हुआ करता था, यहाँ पर तो सर्बिया मॉडर्न मैप में काफी छोटा है। ये बल्गारिया है और ये ग्रीस है। इन सभी ने मिलकर अटैक किया ऑटोमन टर्की के ऊपर। टर्की को हरा दिया गया, ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया गया, बट यहाँ पर एक पीस सेटलमेंट साइन किया गया जिसको इमीडिएट किया गया जर्मनी और ब्रिटेन के द्वारा। सीज़फायर डिक्लेयर किया गया, ऑटोमन एम्पायर हार हो गया था बट उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन जो उनकी टेरिटरी बाल्कन स्टेट्स के आसपास थी उस पर कब्जा कर लिया इन बाल्कन स्टेट्स ने, उन्हें आपस में बांट लिया। लेकिन इस बंटवारे में कुछ देश खुश नहीं हुए, उन्हें दिक्कत हो गई। सर्बिया खुश नहीं था। सर्बिया क्यों खुश नहीं था? क्योंकि सर्बिया चाहता था कि अल्बानिया उसे मिले।
सर्बिया अल्बानिया को क्यों चाहता था? क्योंकि अल्बानिया अगर उसे मिल जाता तो उसे सी रूट मिल जाता। अभी जो सर्बिया था वो एक लैंडलॉक कंट्री था, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता था कि अल्बानिया के मिलने के बाद उनके पास एक सी रूट होगा और फिर वो आराम से ट्रेड वगैरह कर पाएंगे। बट अल्बानिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया गया। इस बात से सर्बिया काफी नाराज हो गया। लोकेशन देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये किंगडम ऑफ सर्बिया है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि किनारा समुद्र से टच कर रहा है, बट ये टच नहीं कर रहा है। यहाँ तक ये जो है ये ब्लू कलर आपको दिख रहा होगा, ये ऑस्ट्रिया का एम्पायर है। और यहाँ पर फिर ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये अल्बानिया की है। तो ये जो अल्बानिया की लोकेशन है ये चाहता था सर्बिया उसे मिल जाए। अगर ये सर्बिया को मिल जाता तो उनके पास ये रूट मिल जाता, समंदर का रूट मिल जाता। बट एक्चुअली में उन्हें मिला नहीं, तो वो नाराज थे। सर्बिया को अल्बानिया नहीं मिल पाया, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये था क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और देखिए पीस एग्रीमेंट में कौन है? ऑस्ट्रिया का जिगरी दोस्त जर्मनी। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी से बोल के इतना काम तो करवा सकता है कि सर्बिया को अल्बानिया मत लेने दो और अल्बानिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना दो। अब देखिए दूसरी ओर बल्गारिया भी खुश नहीं था। बल्गारिया क्यों खुश नहीं था? क्योंकि मैसिडोनिया जो था वो सर्बिया को मिल गया था और वो नहीं चाहता, तो उसे लगता था कि कुछ हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए, लेकिन सर्बिया को पूरा मैसिडोनिया दे दिया गया। लोकेशन देखिए, यहाँ पर ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं ये मैसिडोनिया की लोकेशन है। यहाँ पर देखिए ये मैसिडोनिया है और ये पूरा का पूरा बल्गारिया से भी उसकी इसका बॉर्डर टच करता है। तो वो चाहता था कि कुछ हिस्सा जो है मैसिडोनिया का उसे भी मिले, बट उसे मिला नहीं, सारा का सारा सर्बिया को दे दिया गया। तो इस बात से बल्गारिया नाराज था। इधर सर्बिया खुश नहीं, इधर बल्गारिया खुश नहीं। अब दोनों खुश नहीं है तो लड़ाई तो और बनती है। तो सेकंड बाल्कन वॉर होता है 1913 में। जो सेकंड बाल्कन वॉर था 1913 का, यहाँ पर बल्गारिया एक और था, दूसरी ओर ग्रीस, रोमानिया, टर्की और सर्बिया थे, चारों एक और हो गए। लड़ाई शुरू इस तरह से हुई क्योंकि बल्गारिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया। दोनों खुश नहीं थे, ध्यान दीजिएगा, दोनों अनहैप्पी थे। सर्बिया को चाहिए था क्या? सर्बिया को एक लोकेशन चाहिए थी जो उसको समंदर से जोड़ सके, और वो लोकेशन थी अल्बानिया की, जो सर्बिया को नहीं मिली थी। यहाँ पर बल्गारिया को चाहिए था मैसिडोनिया, और बल्गारिया को मैसिडोनिया मिला नहीं क्योंकि मैसिडोनिया सारा ले लिया किसने? सर्बिया ने। तो बल्गारिया ने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर कि ये जो मैसिडोनिया की कुछ लोकेशन है उस पर कब्जा जमा दे। लेकिन ये जो बाकी के देश थे, ग्रीस, रोमानिया, टर्की और सर्बिया, इन सभी लोगों ने मिलकर बल्गारिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसमें जीतेगा कौन? बल्गारिया या फिर ये चार देश? डेफिनेटली चार देश जीतेंगे। लेकिन मैप में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चार देश क्यों जीत जाते हैं। हमला चारों ओर से कर दिया गया ना। यहाँ पर देखिए, इस ओर से सर्बिया ने हमला किया, दूसरी ओर से टर्की ने हमला कर दिया, इधर से ग्रीस ने हमला कर दिया और इधर से रोमानिया ने हमला कर दिया। तो इस स्थिति में तो बल्गारिया का जीतना संभव ही नहीं था, उनका हारना लगभग तय था, तो वो हार भी गए। ठीक है, अब इसके बाद बल्गारिया को जो थोड़ी बहुत टेरिटरी फर्स्ट बाल्कन वॉर के बाद मिली थी वो भी उनसे ले ली गई। जर्मनी हैड रेस्ट्रेन्ड ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर मिलिट्री हेल्पिंग बल्गारिया। बल्गारिया जीत सकता था अगर ऑस्ट्रिया हंगरी बल्गारिया की मदद कर देता। अब समझने वाली बात यह है कि सर्बिया जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जानी दुश्मन है, अगर वो किसी देश के साथ लड़ाई कर रहा है, बल्गारिया के साथ लड़ाई कर रहा है, तो ऑस्ट्रिया हंगरी को बल्गारिया की मदद करनी चाहिए थी, जो कि वो करता। लेकिन जर्मनी ने साथ छोड़ दिया। जर्मनी बोला नहीं यार ऐसा मत करो, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती रहती थी और जर्मनी की मदद के बस पर ही जो ऑस्ट्रिया हंगरी है वो किसी के साथ लड़ाई छेड़ता था। इन दोनों का अलायंस था, लेकिन जर्मनी ने पांव पीछे खींच दिया। उसने बोला ऐसा मत करो, क्योंकि ब्रिटेन के साथ जर्मनी की बात हो गई थी। ब्रिटेन ने बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा और आप भी इन्वॉल्व मत हो। इसके बाद ब्रिटेन को ऐसा लगा कि जो ब्रिटेन है वो रशिया के साथ रिलेशन कट कर लेगा, तो हम भी सिचुएशन को रहने देते हैं, और इसके कारण जो ये जो सेकंड वॉर हुआ उसमें बल्गारिया की हार हुई और उनकी जो बाकी की टेरिटरीज थी उसे भी छीन लिया गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट कैसे करता है? क्योंकि इस वॉर में जीतने के बाद सर्बिया काफी स्ट्रांग हो गया, और जब सर्बिया बहुत स्ट्रांग हो गया तो उसने चैलेंज करना शुरू कर दिया किसको? ऑस्ट्रिया हंगरी को। और ये जो सर्बिया का चैलेंज करने का दौर था ऑस्ट्रिया हंगरी को, इसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है, आर्कड्यूक का असैसिनेशन। आर्कड्यूक जो ऑस्ट्रिया के थे, नाम था फ्रांस फर्डिनेंड, वो सेराजोवो की विजिट पर गए थे। सेराजोवो जो कि बोस्निया की कैपिटल है। वैसे तो मैं आपको मैप में कई बार दिखा चुका हूं, एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए ये है बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी कैपिटल है सेराजोवो। यहाँ पर बोस्नियन क्राइसिस के दौरान ये पूरी लोकेशन किसके कब्जे में आ चुकी है? ये पूरी लोकेशन, मोंटेनेग्रो को हटा देते हैं, ये पूरी लोकेशन कब्जे में आ चुकी है ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंतर्गत। अब यहाँ के जो प्रिंस हैं वो अपनी ही लोकेशन में विजिट करने गए हैं, लेकिन बोस्निया को ऑस्ट्रिया का हिस्सा तो बना लिया गया था, लेकिन बोस्निया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन स्लाव और वो लोग नहीं जुड़ना चाहते थे ऑस्ट्रिया के साथ, और इसीलिए वो एक इंडिपेंडेंट नेशन चाहते थे। सर्बिया इसमें उनकी मदद कर रहा था सीक्रेटली। तो जब यहाँ के प्रिंस यहाँ बोस्निया में आते हैं, बोस्निया की लोकेशन है सेराजोवो, वहां पर आते हैं, तो उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार दिया जाता है। मैप में आपको कहानी क्लियर हो रही है। यही शुरुआत है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस हैं वो अपनी ही जमीन पर गए हैं, एक ऐसी टेरिटरी पर जिसे उन्होंने कुछ समय पहले अपने कब्जे में लिया था, लेकिन यहाँ के लोग उस प्रिंस को पसंद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने हमला करके प्रिंस को मार दिया। आरोप यह था कि सर्बिया ने इसमें इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा है, तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। देखिए बोस्निया को तो मिला लिया गया था ऑस्ट्रिया के साथ, लेकिन वहां के लोग अभी भी सर्बिया के साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन था जिसने इस पूरी किलिंग को अंजाम दिया। आरोप यह था कि बोस्निया की सरकार इस बारे में जानकारी रखती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं किया। इस घटना को अंजाम दिया गया था 19 साल के एक लड़के के द्वारा, नाम था गैवरिलो प्रिंसिप। वो यंग बोस्निया का एक मेंबर था। यंग बोस्निया एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट था जो कि बोस्निया में चल रहा था। ये बोस्निया की आजादी की मांग कर रहे थे। ये भी माना जाता है कि इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को, जो फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की गई, उनकी वाइफ की भी हत्या की गई थी, दौरान उन दोनों लोगों की हत्या में ब्लैक हैंड का हाथ था। ब्लैक हैंड एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे सर्बिया के एक मिलिट्री लीडर ने तैयार किया था। ध्यान दीजिएगा कि ब्लैक हैंड का अगर हाथ है जिसे तैयार किया गया है सर्बिया के एक मिलिट्री लीडर के द्वारा, तो जाहिर सी बात है कि सर्बिया का हाथ है। ठीक है, और इसीलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर अटैक भी किया था। तो ये पूरा बैकग्राउंड हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो गैवरिलो प्रिंसिप ने, जो कि 19 साल के व्यक्ति थे, उन्होंने हत्या की। घटनाक्रम कुछ यूं था कि फ्रांस फर्डिनेंड सेराजोवो आए थे, वहां पर बात हुई यंग बोस्निया में कि प्रिंस को मारना है, कौन मारेगा? गैवरिलो प्रिंसिप ने हाथ उठाया कि मैं मारूंगा। ये सबसे पहले जाकर, जब वो रास्ते से, अभी वो जा ही रहे थे गवर्नर के ऑफिस के पास, जो फ्रांस फर्डिनेंड थे, इन्होंने एक बॉम्ब फेंका। हालांकि बॉम्ब गाड़ी पे गिरा नहीं, वो कहीं और पीछे गिर गया, कुछ लोग घायल हो गए और जो प्रिंस थे वो बच गए। फ्रांस फर्डिनेंड बच गए। फ्रांस फर्डिनेंड को ये लोग इसलिए भी मानना चाहते थे क्योंकि जो वहां पे राजा थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, उसके बाद यही राजा बनने वाले थे, तो ये प्रिंस को मार देना चाहते थे ताकि वहां का राजा ही मर जाए, भविष्य का राजा को मिलाकर। वो बच गए। जब वो वापस जाते हैं गवर्नर के पास तो काफी नाराज होते हैं। वो कहते हैं गवर्नर से कि आपके यहाँ जो ऑस्ट्रिया के प्रिंस हैं उनका ऐसे स्वागत किया जाता है कि आप उनके ऊपर बॉम्ब फेंकवा देते हैं। तो उसके बाद उनको वहां पे रोका गया, थोड़ी देर तक वो रुके। जो वहां के गवर्नर थे वो कह रहे थे कि सुरक्षा अभी सही नहीं है, आप अभी यहाँ से मत निकलिए। लेकिन चूंकि वो और उनकी वाइफ, ऐसा माना जाता है, काफी अच्छे व्यक्ति थे, टेंडर हार्टेड थे, जो लोग घायल हुए थे उनके साथ के, वो उन्हें देखने जाना चाहते थे। पास के अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, हम उन्हें देखने जा रहे हैं। अगर वो देखने ना जाते तो शायद वर्ल्ड वॉर होता ही ना। हालांकि ये कहना तो अनुचित है क्योंकि एक कारण तो था नहीं, तो इमीडिएट कॉज था। सारे तो पहले से भरे पड़े थे ना, मतलब वो उसके खिलाफ ह्यूमिलेटेड हुआ था, वो उसके साथ ह्यूमिलेटेड हुआ था, सारे लड़ने को तैयार थे। ये तो केवल बहाना मिल गया था। बट फिर भी इवेंट के तौर पे देखें तो जब ये वापस जाते हैं, जो लोग घायल हुए थे उनसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए, हालांकि रूट चेंज किया गया था, बट ड्राइवर को बताया नहीं गया कि रूट चेंज किया गया है। जब वो कुछ आगे बढ़ गया तब पता चला कि हाँ, रूट चेंज किया गया है। तब तक गैवरिलो प्रिंसिप एक वहां पर पास के कैफे में बैठा हुआ था, गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी। वो सीधा वहां से निकलता है, वो पहली गोली फ्रांस फर्डिनेंड की जो वाइफ थी उनके पेट में मारता है और दूसरी गोली फ्रांस फर्डिनेंड के गले पर। दोनों लोगों की कुछ समय बाद ही मौत हो जाती है। ये एक टेररिज्म का एक्ट था, जिसके बाद जो ऑस्ट्रिया था वो काफी नाराज होता है।
ये बहुत आराम से सिद्ध हो गया था कि इसमें पूरा सर्बिया का हाथ है, क्योंकि ब्लैक हैंड ने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। गैवलो प्रिंसिप के पास से जो गन मिली उसमें बुलेट्स जो थी वो सर्बिया की थी। इससे साफ हो गया कि ब्लैक हैंड ने ये पूरा ऑर्गेनाइज किया है क्राइम, और इसके बाद जो सर्बिया है उसका पूरा पूरा हाथ है। और इस पूरे जो पूरा इवेंट था इससे ऑस्ट्रिया काफी नाराज था। ऑस्ट्रिया ने कुछ मांगे रखी सर्बिया के सामने कि आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, हमारी मांगे मानिए। सर्बिया ने उनमें से ज्यादातर मांगों को मान भी लिया, लेकिन सारी मांगों को नहीं माना जा सकता था, क्योंकि सारी मांगों को मानने का मतलब था कि ऑस्ट्रिया के सामने पूरी तरीके से सरेंडर कर देना। सर्बिया को लग गया था कि उसने सारी मांगे मानी नहीं है, तो जो हैप्सबर्ग एम्पायर है वो अटैक करेगा। तो उसने भी अपनी जो मिलिट्री थी उसको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया कि लड़ाई होने वाली है। और फिर कुछ समय बाद ही जो मांग की जो डेडलाइन थी वो जब सर्बिया ने पूरी नहीं की, तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बता दिया फ्रांस फर्डिनेंड के पर्सपेक्टिव से। गैवलो प्रिंसिप के पर्सपेक्टिव से मैं छोटी सी कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि बातें बहुत काम तो नहीं आती एग्जाम में, बट आप जान लीजिए। गैवलो प्रिंसिप एक 19 साल का लड़का था जो अपनी मवेशी चराया करता था। ये अपने दादा से बोस्निया की आजादी के किस्से सुना करता था। इसके मन में भी इच्छा थी कि वो एक आजाद देश में रहे। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो वहां पर जाकर रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में शामिल हो गया। यंग बोस्निया जो मूवमेंट था उसमें शामिल हो गया। जब ये मांग हुई कि हाँ फर्डिनेंड को मारना है तो कौन मारेगा, तो सबसे पहले 19 साल के लड़के ने हाथ उठाया। लोगों ने बोला ये नहीं कर पाएगा, उसने बोला मैं कर लूंगा। तो उसके बाद इसने पहले बॉम्ब फेंका, बट ये मार नहीं पाया उन्हें। दूसरी बार इसने सीधे उन्हें गोली मार दी, उनकी मौत हो गई फ्रांस फर्डिनेंड की। हालांकि ये एक टेरर एक्ट था, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से मारना तो अनुचित ही ठहराया जाएगा, क्योंकि ये जो 19 साल का लड़का था इसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी। कारण ये था कि जो ऑस्ट्रिया का लॉ था उसमें 20 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती थी। 19 साल का था, कुछ 3 महीने का शायद इसमें जो उम्र थी वो कम थी। तो प्रिंसिप को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि बहुत खराब जेल में रखा गया। वॉर के बाद तो जेलों की सिचुएशन और भी खराब हो गई थी। इस लड़के को बाद में टीबी हो गई, और 3 साल के बाद ये जो गैवलो प्रिंसिप था इसकी मौत हो जाती है। इसके जो यूं कह सकते हैं कि जो बॉडी थी उसे ऐसी जगह पर दफनाया गया था ताकि पता न चले, नहीं तो लोग उस जगह को बेस बनाकर जो एक्टिविटीज हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने लगते हैं। हालांकि जब फर्स्ट वर्ल्ड खत्म होता है तो उस लोकेशन का पता लगा लिया गया कि इस लड़के को कहां दफनाया गया है। बाद में जो एसएस थी, जो अस्थियां थी, उन्हें लेकर बोस्निया में दफनाया गया। तो इस बच्चे के किस्से को भी मैंने आपको सुना दिया। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि हाँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों अटैक किया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्बिया के ऊपर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू होता है, क्या कॉजेज रहे, क्या घटनाक्रम रहे, क्या इंपैक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर जो आज का सेशन है हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ये समाप्त होता है आज के लिए।